Once again, welcome everybody present here. Now we are going to start the new topic, and the name of the topic is foreign trade and integration. विदेशी व्यापार और इंटीग्रेशन माने एकीकरण, अर्थव्यवस्था का एकीकरण या जुड़ाव. फॉरेन ट्रेड इज रिगार्डेड एज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो फॉरेन ट्रेड को शुरू से माना गया है कि डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को ये जोड़ देती है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के मार्केट को दूसरे देश के मार्केट से जोड़ देती है. इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर टू रिच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट एंड कम्पीट विद मार्केट्स प्रेजेंट इन द अदर कंट्रीज. तो कोई कंपनी है वो केवल अगर वो फॉरेन ट्रेड करती है तो उसे अपने देश के अंदर तो माल बेचने की सुविधा मिलती ही है, और वो इसको डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं, और फिर वो विदेशों में भी उसको नया मार्केट मिल जाता है अगर वो विदेश में अपने माल को बेचती है फॉरेन ट्रेड के द्वारा. It helps producer in increasing the demand of their producer by making it reachable for the customer of other countries. तो अगर फॉरेन ट्रेड में कोई कंपनी संलग्न है विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो उसके प्रोडक्ट्स की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो लोकल मार्केट में उसे लोग करते हैं, और फिर जहाँ उसकी माने विदेशों में भी उसकी मांग बढ़ जाती है. विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो जब से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ और जब से मतलब डेवलपिंग नेशंस ने अपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाने शुरू किए इकोनॉमी के ऊपर से, तो डेवलप नेशंस की बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनको अपना वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगा. अब उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड केवल उन्हीं के देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी. दिस बेनिफिट्स बायर्स as import of goods produced in another country expands their choice of goods beyond what is domestically products. इससे कस्टमर को भी फायदा हुआ कि अगर पहले तो केवल उसके देश में जो ही प्रोड्यूस होता था वही सामान उसको खरीदना पड़ता था, लेकिन अब विदेशी कंपनी फॉरेन ट्रेड के द्वारा उसके देश में आ रही है, अपना माल बेच रही है, तो अब उसे चॉइसेस भी हो जाते हैं कि भाई अपने देश का माल खरीदें या उससे बेटर माल मिल रहा है फॉरेन कंपनी का, तो उसी को खरीदेगी. With an effective foreign trade in a country, its economy prospers, mainly when it exports more than its import. It also increases the standard of living in people of the that country. तो कहने का मतलब कि जिस देश में बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन ट्रेड होता है तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, क्योंकि अब फॉरेन ट्रेड ज़्यादा होने से उस देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा. उस देश की कंपनी अब दूसरे देशों में अपना माल बेचना शुरू कर देगी तो उस देश का ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा और उसका माने व्यापार घाटा भी ख़त्म हो जाएगा. अगर इंपोर्ट से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको व्यापार घाटा नहीं लगता है. आप 10 रुपये का माल खरीदते हैं और 20 रुपये में बेचते हैं. अब 20 रुपये का माल वर्ल्ड मार्केट से आप 10 रुपये के माल खरीदते हैं और वर्ल्ड मार्केट में हर साल 20 रुपये का माल बेच रहे हैं, तो आपको मतलब इसको कहेंगे ट्रेड डिफिसिट नहीं है, आपका अंतर्राष्ट्रीय में व्यापार घाटा नहीं है, क्योंकि 10 रुपये आप माल 20 रुपये का बेच रहे हैं और खरीदते हैं केवल 10 रुपये का, और सारा चीज़ होता है अमेरिकन डॉलर में. अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड से देखिए कैसे एक चाइनीज़ कंपनी को फ़ायदा हुआ, उसको इंडिया में एक नया मार्केट मिल गया अपना सामान बेचने के लिए, और इंडियन कस्टमर को भी चॉइसेस हो गए कि उसको उतना ही प्राइस में और बेटर खिलौने मिलने लगे, और चाइनीज़ कंपनी को फ़ायदा हुआ. तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज इन इंडिया. तो चाइनीज़ कंपनियों को पता चला कि इंडियन के मार्केट में खिलौने की काफ़ी मांग है और वहाँ हम लोग अपना खिलौने को मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो इंडियन कंपनियाँ बनाती हैं उनका प्राइसेस काफ़ी हाई है. दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज इन इंडिया. तो चाइनीज़ कंपनियों ने अपने प्लास्टिक के खिलौने भारत के बाजार में बेचना शुरू कर दिया. बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉयज. अब इंडिया में जो लोग मतलब कस्टमर थे अब उनको अब दो चॉइस मिल गए, या तो चाइनीज़ मतलब टॉयज़ को खरीदिए या इंडियन टॉयज़ को खरीदिए. बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड द न्यू डिज़ाइन चाइनीज़ टॉयज़ बिकेम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट. लेकिन चाइनीज़ टॉयज़ जो थे वो चीप भी थे और उनका डिज़ाइन भी नया नया किस्म का होता था, तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो गए. विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज़ इन द चाइनीज विद द चाइनीज टॉयज़. ऐसा हुआ कि अब भारतीय मार्केट में भारतीय कंपनियों के बनाए हुए टॉयज़ की संख्या कम हो गई और उसकी जगह 70 से 80% तक अब टॉयज़ जो है खिलौनों के मार्केट पर किसका अधिकार हो गया? चाइनीज़ कंपनियों का. टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर. अब चाइनीज़ टॉयज़ आ जाने से अब लोगों को कस्टमरों को अब सस्ता में और नए नए डिज़ाइन के टॉयज़ मिलने लगे. व्हाट इज़ हैपनिंग देयर? अब इस तरह का अगर ट्रेड हो रहा है तो इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज
toys are into the Indian markets. In the competition between Indian and Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. तो अब चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में आने से क्या हुआ, इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ के बीच में कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन होने में चाइनीज़ टॉयज़ ज़्यादा अच्छा निकला, कस्टमर उसी को ज़्यादा पसंद करने लगे, और भारतीय कस्टमर को अब चॉइस भी मिल गया कि वो चीप रेट में अच्छे डिज़ाइन के खिलौने मिल जाएँ उसको. इंडियन बायर्स चाइनीज़ टॉय Indian buyers have a greater choice of toys at the lower price. For the Chinese toys maker, this provided opportunity to expand business. तो इस तरह से इंडियन मार्केट में चाइनीज़ कंपनियों को अपना टॉयज़ का व्यापार बढ़ाने के लिए मदद मिली. दिस इज़ अपोजिट ट्रू फॉर द इंडियंस टॉय मार्केट्स. लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए टॉय मार्केट में ये बुरा साबित हुआ. दे फेस लॉसेस एज देयर टॉयज़ वर सेलिंग मच लॉस. तो अब चाइनीज़ टॉयज़ मार्केट में आ जाने से इंडियन मैन्युफैक्चर्ड टॉयज़ की सेलिंग घट गई और उनको घाटा हुआ. तो इस प्रकार से देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड से दो इकोनॉमियों की इंटीग्रेशन भी होती है, और वर्ल्ड ट्रेड में जिस देश की कंपनियां चीपर और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसे विदेशों में भी मार्केट मिलता है, और वहाँ के मार्केट पर वो अपना मतलब कब्जा भी जमा सकते हैं. जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चाइनीज़ टॉयज़ इंडियन मार्केट में नहीं आते थे तो भारतीय मार्केट में केवल इंडियन टॉयज़ बिकते थे, लेकिन जब चाइनीज़ टॉयज़ आए तो पूरे टॉयज़ मार्केट में 70 to 80% मार्केट में अब चाइनीज़ टॉयज़ बिकना शुरू हो गए और भारतीय कंपनियों को घाटा भी हुआ. तो इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करने के बाद आप एक बार फिर यहाँ पर देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का यहाँ टर्मिनोलॉजी का मीनिंग दिया हुआ है. तो इसका क्या मतलब होता है हम यहाँ पर इसको देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. ग्लोबलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस एंड इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ other countries under condition of free flow of trade and capitals across border. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण है, उसको तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके. इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ कंट्रीज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड बाय हेल्प ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. उसी को थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है. कैन बी अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, तो एंड इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा खुला बनाना और उसे जोड़ना किससे, इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्रीज. तो एक देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मतलब ओपननेस करना, उसको मैंने उस अपने नियम कानून को थोड़ा ढीला करना, कड़ा नहीं रखना कि विदेशी कंपनी नहीं आ पाए. तो जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था और खुलेपन का और जोड़ने का कार्य करती है किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ, इस तरह से कि वहाँ पर आसानी से व्यापार और पूंजी का निवेश हो सके एक देशों के बीच में, तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ग्लोबलाइजेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा खुला बनाना और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार से जोड़ना कि वहाँ पर पूंजी और व्यापार का आसानी से जुड़ाव हो सके, आगमन हो सके, तो उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू फ्री मूवमेंट ऑफ मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपुल बिटवीन कंट्रीज. जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चलता है तो उसमें क्या क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से जुड़ती है. तो जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से जुड़ती है तो उसके जुड़ने में फिर क्या होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स माने सामान और सर्विसेज सेवाएं एक देश से दूसरे देश में पहुंचती हैं. इन्वेस्टमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में, टेक्नोलॉजी आती है दूसरे देश से दूसरे देश में, और लोगों का भी आना जाना होता है, लोगों का भी माने स्किल लेबर का भी एक देश से दूसरे देश आना जाना होता है, फ्लो होता है. तो वेनेवर देयर इज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन and there is going to be integration of the economy of a country with the integration of with the economies of other parts of the world, with the condition of free flow of goods and services. The simultaneously there is also free, take place the free movements of goods and services, and also investment of capitals, technology and movement of the people. तो उसमें जब वैश्वीकरण होगा तो उसमें वस्तुओं का भी आदान प्रदान होगा, मूवमेंट होगा, सेवाओं का भी आदान प्रदान होगा, मूवमेंट होगा, पूंजी का भी आदान प्रदान होगा,
तकनीकी का भी आदान प्रदान होगा और लोगों का भी आदान प्रदान होगा। तो अब देखते हैं मेजर फैक्टर्स फॉर द एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। आखिर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जब शुरू किया गया, जब चल रहा है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा जल्दी से हुए, उसको थोड़ा बूस्टअप मिला, इम्पेटस मिला, उसको थोड़ा मैंने हेल्प मिला और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। तो इसमें पहला क्या है? टेक्नोलॉजी है। दूसरा क्या है? ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो टेक्नोलॉजी के सहारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को हेल्प मिला और ट्रेड मैंने व्यापार का जो मैंने नियम कानून है उसमें मतलब उसको लिबरल बनाया गया, आसान बनाया गया और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, पूंजी निवेश के नियमों को आसान बनाना। तो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और टेक्नोलॉजी, ये दो फैक्टर्स हैं जिसके चलते ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा सहूलियत मिली है। इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे।